मराठी चित्रपट सृष्टीतील तारे तारकांची खास उपस्थिती, क्रांती रेडकर, नेहा पेंडसे, मानसी नाईक, मकरंद देशपांडे आणि अनेक मान्यवर. आयोजक प्रकाश सुर्वे यांचा दहीकाला उत्सव म्हणजेच मनोरंजन आणि डान्सची धमाल. लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से है, जिन्होंने शरद पवार के आवाज पर लब्बैक कहकर उनका साथ दिया था जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी। केंद्र में मंत्री रहे और अब बिहार से लोकसभा में पहुंचे हुए तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। हमने आपका इंट्रो एक सांसद से ज़्यादा बेहतर ये समझा कि एक संस्थापक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को के संस्थापक और रहे हैं आप। तो कहाँ इतने साल की जर्नी में कहाँ पाते हैं अपनी पार्टी को, क्योंकि जो पिछला लोकसभा चुनाव गया इसमें बड़ी हर पार्टी की जो दुर्गत हुई है, गैर भारतीय जनता पार्टी, उसमें किसी तरह से आप लोग ने अपनी लाज बचाए रखी। तो कहाँ पाते हैं और जो नुकसान हुए वो क्यों हुए और जो बचा पाए थोड़ी सी वो कैसे? देखिए, नुकसान तो इसलिए हुआ कि जब हम लोग यूपीए के पार्ट एंड पार्शल थे तो जाहिर है लोगों का की जो नाराज़गी थी, लोगों का जो गुस्सा था वो पूरे यूपीए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था और जिसको हम लोग सही ढंग से काउंटर नहीं कर पाए। जो भी झूठे प्रोपेगेंडे हुए उसका जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सच मान लिया और जिसके नतीजे में यूपीए के जितने भी पार्टियां थीं उनके साथ उन सब को नुकसान हुआ। और ये भी सही है कि हम लोगों का भी नुकसान हुआ, लेकिन हमारा कब नुकसान हुआ इस सेंस में कि हम पहले 9 थे लोकसभा के अंदर हमारे सांसद, वो घटकर 6 हो गए। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसी हो या आरजेडी हो, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ। समाजवादी का हुआ, बीएसपी का हुआ, बीएसपी का तो खाता तक नहीं खुला, जबकि उनके हाँ, तो वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, वो यूपीए के पार्ट नहीं थे, लेकिन वो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। जी, तो ये सचमुच में सिर्फ यूपीए की नाकामी थी या मोदी का करिश्मा था? देखिए, जैसा मैंने कहा कि झूठ को उन्होंने एक तरह से सच साबित किया। नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि किस तरह एक झूठ को सच बनाया जा सकता है और किस तरह लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, लोगों को एक गलतफहमी में डाला जा सकता है। तो इस मामले में मोदी में वो करिश्मा है झूठ को सच बनाने का, और यही कारण है आज आप देखें बजट से लेकर अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदारत में जो सरकार चल रही है या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में जो चल रही है, उन्होंने कोई मेजर चेंज नहीं किया है, चाहे वो बजट हो या उसके बाद की जितनी भी जो पॉलिसी या जो सोशल सेक्टर में हम लोग जिन प्रोग्राम को लेकर चल रहे थे उसी प्रोग्राम को उन्होंने अडॉप्ट किया है। अपनी तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया है जिसको कहा जाए कि वो यूपीए से अलग हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सही थे तो अगर ये गलत थे तो ही हो सकता है, अगर सही थे तो सही है, और अगर गलत थे तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत थी। लेकिन वो सुधार अभी तक, जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ भाषणों में दिखाई पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन वो ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी या जिसका सबसे बड़ा जो इशू था पिछले लोकसभा के चुनाव में, वो था महंगाई। आज भी महंगाई से लोग परेशान हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया।
आम आदमी उससे त्रस्त है। भ्रष्टाचार, काले धन को लाने की बात, उसके बाद रोज़गार, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी तक एक टाइम बाउंड जो प्रोग्राम होना चाहिए वो नहीं है। अभी भी यही कहा जा रहा है। कल जो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, प्रधान सेवक कहा जाए उनको, तो उन्होंने यही कहा कि 10 साल मुझे मिलना चाहिए। अब वो 10 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि देश चलाना इतना आसान नहीं है। देश की जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर हैं, और इसलिए अब वो देश से ये अपील कर रहे हैं कि हमको 10 साल दो। तो ये वो जादुई छड़ी का क्या हुआ, जो जादुई छड़ी घुमाकर अच्छे दिन लाने की बात हाँ हो रही बिल्कुल, थी? वो वही तो लोग आज जो लोगों में एक निराशा है, एक बेचैनी है, वो इसीलिए लोगों ने ये सोचा था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार बदलेगी तो इन तमाम समस्याओं का समाधान निकलेगा और जल्द से जल्द उनको राहत मिलेगी। लेकिन कोई राहत नहीं मिली अभी तक, और यूँ कहा जाए कि उससे भी बदतर स्थिति है तो गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम उनको इस बात का एक तरह से मौका देना चाहते हैं, विपक्ष में रहते हुए, कि अभी उनको लगभग 90 दिन हुए हैं, और आने वाले दिनों में हम उनको कहेंगे 6 महीने तक कम से कम उनके जो कार्यकलाप हैं उसको हम लोग आंकेंगे, और 6 महीने के बाद अगर यही स्थिति बनी रही तब इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी एक तरह से विफलता की तरफ वो गामजन है। तो ये पिछले 10 सालों में यूपीए ने काम किए, जनता को या तो वो बता नहीं पाए, एक बात। दूसरी बात ये हुई, जो विपक्ष काउंटर करता रहा उससे भी अपने आप को उबार नहीं पाए और समझा नहीं पाए कि ये आरोप गलत है, अगर इनके काम बेहतर थे जैसा आप कह रहे हैं। वही स्थिति आज भी है। 90 दिनों के कार्यकाल के बीच जो कुछ भी वो कह रहे हैं, आज भी उनके समर्थक इस तरह से पेश आते हैं कि अभी हुआ ही क्या है, अभी महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे। अब भी अगर लफाजी हो रही है तब भी यूपीए और उसके घटक दल उस तरह से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसके भी तो कुछ कारण है, और जनता इसे भी तो बड़ी लाइटली लेगी। नहीं, देखिए, कारण ये है कि अभी हम, जैसा मैंने कहा कि उनको हम समय देना चाहते हैं। वो ये नहीं कहें कि अभी तो हमारे 100 दिन भी नहीं हुए हैं और आप लोगों ने हम पर हमले करने शुरू कर दिए। तो हम चाहेंगे कि कम से कम उनको 6 महीने ज़रूर दिए जाएं, और 6 महीने के बाद उनके तमाम कार्यकलापों का एक तरह से समीक्षा हो, और उसके बाद अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी बनाए, कांग्रेस और हम लोग सब मिल के, कि किस तरह से इनके पोल खोले जाएं। विपक्ष में कम संख्या कितनी मायने रखती है? क्योंकि विचारों का बड़ा होना और विचारों से एग्रेसिव होना, जनता के बातों को सदन में रखना, सड़कों पर ले जाना, ये एक पार्ट हुआ। संख्या बल भले कम हो तो वो एग्रेसिवनेस भी तो लाने की जरूरत होगी। बिल्कुल, कांग्रेस, क्योंकि बार बार यही होता है कि से, संख्या कम हो गई है, ये एकदम से। देखिए, ऐसे तो यूपीए एज ए होल और कांग्रेस को विशेष रूप से, चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है यूपीए घटक की, तो उनको काफ़ी एग्रेसिव होना पड़ेगा। उनको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए तमाम कांग्रेस के और यूपीए के कार्यकर्ताओं को सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई सिर्फ बंद कमरे में बैठकर या सदन में भाषण देने से नहीं होगा। अगर आपको जनता तक जाना है और जनता को जब तक आप अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते अपने मकसद में। इसलिए मेरा ये मानना है कि उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए, और अगले 6 महीना जैसे ही पूरा होता है उसके बाद एक आक्रामक रवैया अपनाने की आवश्यकता है। भूमिका बदलते ही अपनी भी भूमिका बदल लेनी बिल्कुल, चाहिए। जैसे आप सत्ता में थे, विपक्ष में आते ही आपको जनता की आवाज बनना चाहिए। आपने भी संसद में आपकी भी तकरीर की तारीफ हुई, सोनिया जी ने भी एग्रेसिव लिया, राहुल भी उस तरह से आए, विपक्ष की तरफ से खड़गे वगैरह भी कर रहे हैं सभी लोग। कुल मिलाकर लगता है कि आप लोग संख्या बल के आधार पर वो नैतिक विरोध कर पा रहे हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है,
उन्होंने तो हम लोगों को अपोजिशन रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। टेक्निकल ग्राउंड पे वो कह रहे हैं कि साहब आपकी उतनी संख्या नहीं है, इसलिए हम विपक्ष के का रोल आप नहीं अदा कर सकते, या आपको विपक्षी नेता नहीं बनाया जा सकता, जबकि ये गलत है। कोई ऐसा संवैधानिक अड़चन नहीं है, लेकिन उनको इस बात का बहाना मिला है। मेरा ख्याल है संख्या कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो दिन भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 MP जीत कर आए थे। 84 की बात है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। और कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब विपक्ष बहुत कमज़ोर उभर कर सामने आया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो हम भी अपनी जगह बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि चूँकि अभी करने से फ़ौरन लोगों में ये इम्प्रेशन जाएगा कि हम लोग सत्ता से बाहर हुए हैं, इसलिए हम ज़्यादा एग्रेसिव हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता में पहले ये संदेश चला जाए कि ये सरकार जितना इसने वादे किए थे, उन वादों को निभाने के लिए कोई भी ठोस कदम इस सरकार नहीं उठा रही है, और उसका हम लोग लाभ उठाएं। सरकार अल्पसंख्यकों को एक भय था कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो उनके साथ में अन्याय हो सकता है। इसे यूपीए के घटक दल भी अक्सर अपने बातों में, अपनी स्पीच में, अपने कार्यक्रमों में दर्शाया करते थे। सोनिया को आखिर कहना पड़ा है कि इतने दिनों में ही इतने सारे दंगे हो चुके हैं, तो क्या सचमुच में ये जो शंका जताई जा रही थी वो सही है, या फिर मोदी की अगर स्वतंत्रता दिन के स्पीच को देखा जाए या अन्य स्पीच को देखा जाए तो वो सार्वभौमिकता की बात करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, तो सच्चाई आप कहाँ पा रहे हैं? देखिए, उनकी जैसा मैंने कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी की जो पूरी राजनीति रही है या उनका जो करियर रहा है, वो सांप्रदायिकता पर आधारित रहा है। गुजरात के अंदर जो आज गुजरात मॉडल की बात की जाती है, गुजरात मॉडल यही था कि वहाँ के अल्पसंख्यक और वहाँ के बहुसंख्यक के बीच में एक दीवार उन्होंने खड़ी की, और वहाँ के बहुसंख्यक को ये डराने की कोशिश की कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो अल्पसंख्यक तुम पर हावी हो जाएंगे। और यही डरा के वो 15 साल तक वहाँ उन्होंने शासन किया। अगर सामाजिक या धार्मिक सद्भाव की बात कहा जाए तो उनके दौर में एक भी एमएलए मुस्लिम एमएलए नहीं बनाए गए गुजरात में। क्या ये ऐसा संभव नहीं था? वहाँ लगभग 10% मुस्लिम आबादी है, और आप उसको अलग थलग आपने कर दिया सत्ता से, एक मंत्री नहीं बनाया। उसी तरह से केंद्र में भी आप देखिए 282 जीत कर ये आए हैं लोकसभा में, एक भी मुस्लिम उसमें नहीं है। तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम देश के अंदर धार्मिक सद्भाव चाहते हैं या सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं, जब आप इस देश की जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम समुदाय, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं सत्ता से, सत्ता भागीदारी से, तो कैसे आप ये उम्मीद करेंगे कि इस देश के अंदर सद्भाव बना रहे? तो ये कहने और करने में बहुत अंतर है। कल उन्होंने भाषण ज़रूर दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह को उत्तर प्रदेश क्यों भेजा गया? उसके पीछे मकसद यही था कि वहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, और उसमें कामयाब भी वो हुए। तो पहले ऑब्जर्वर थे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब उनको इनाम दिया गया। उसी तरह मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने सांप्रदायिक दंगे कराए थे, जिनका सीधे उसमें इन्वॉल्वमेंट था, वो केंद्र में मंत्री बनाए गए। तो ये दोहरी बात नहीं चलेगी। यानी जनता की आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। या तो आप कहिए कि हम सांप्रदायिक हैं, या तो आप कहिए कि नहीं, हम सद्भाव चाहते हैं। और आपके जो काम करने के तरीके हैं, जो जनता उसको देख रही है बहुत नज़दीक से, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। इतने वर्षों का अनुभव, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, कौमी तंजीम, सांसद, मंत्री, इस नज़रिए से तारिक अनवर साहब अगर देखें तो इस सरकार को इस मामले में आप मानते हैं कि कटघरे में खड़ी है? सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में, सांप्रदायिक भेदभाव के मामले में कटघरे में खड़ी नजर आती है सरकार, भले ही 90 दिन का कार्यकाल हो। बिल्कुल। देखिए, आदमी का जो
कारनामा होता है उससे ही अंदाज़ा लगाया सकता है। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसा मैंने कहा कि वैसे लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं या प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं जो लोग, जिनके बारे में एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये लोग दंगाई हैं और ये लोग फसाद कराने वालों में माने जाते हैं। तो वैसे लोगों को जब आप आगे लाएंगे तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं देश को और दुनिया को? कैसे आपके यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बनेगा जब ऐसे लोगों को लोग देखेंगे कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको सजा के बजाय इनाम मिल रहा इनाम हो। मिल रहा। जी। तो इसलिए इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और आप देखिएगा आने वाले समय में भी ये कोशिश यही करेंगे कि मुल्क के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे, जो अभी 90 दिन नहीं हुए हैं, 90 दिन है, बनाई जा रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जिस तरह लोकसभा में हुआ था। महाराष्ट्र की क्या, महाराष्ट्र में चूंकि आप महाराष्ट्र से राज्यसभा में भी गए थे, आप महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, महाराष्ट्र में आना जाना रहा है, आप काफ़ी नज़दीक से देखते हैं महाराष्ट्र को। चुनाव इस बीच आप लोगों के दोस्ताना रिश्ते रहने के बावजूद कहीं न कहीं खटास नज़र आ जाती है। वो लाख आप लोग बैठकर उसे सुलझा लें, ज़मीनी स्तर पर कहीं न कहीं वो खटास नज़र आ जाती है। ऐसे में एक तरफ वो शक्तियाँ हैं जैसा आप बता रहे हैं कि इस तरह की उनकी नीति होगी, दूसरी तरफ आप जैसी शक्तियाँ हैं, आप लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं लेकिन एक संदेश नहीं दे पा रहे हैं, तो चुनाव तो महाराष्ट्र के लिए भी बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल कठिन होगा और हम समझते हैं दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस और एनसीपी को, इस बात पर विचार करना चाहिए। छोटे छोटे जो मतभेद हैं उनको दूर करना चाहिए और एक मिनिमम प्रोग्राम बनाकर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दोनों ही पार्टी की लीडरशिप को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकसभा की हार मैं समझता हूँ कि एक तरह से सबक आमेज़ है और ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा में इस तरह की, जिसको हम कहते हैं कि शर्मनाक हार के बाद भी अगर हम नहीं संभले तो अब आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, ये आप पर आरोप लगता है, और अगर न करते हैं तो माइनॉरिटीज को ये लगता है कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही, हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ से कैसे उभरा जाए और वो किस तरह का खाका आप जैसे लोग किस तरह से तैयार कर पाएंगे कि माइनॉरिटी सुरक्षित भी रहे, बहुसंख्यकों को भी लगे कि बिल्कुल ये हमारे अपने हमवतन हैं। बहुसंख्यक समाज को जिस तरह से मिसगाइड कर दिया जाता है, वो किस तरह से उन्हें उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो कि वो समझें कि नहीं मिलजुल कर ही मेरा देश की ख्याल है तरक्की। कि बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ वो तक शक्तियां हैं जो किसी भी हालात को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भी उसको एक दूसरी शक्ल दी जाती है। एक बात तो स्पष्ट है, मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात कहा था कि किसी भी सिविलाइज्ड जो सोसाइटी होती है उसकी पहचान इस बात से होती है कि उस मुल्क में या उस देश में या उस राज्य में वहाँ दलित समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, उनके साथ आपका क्या बर्ताव है। जी, अगर उनके साथ आपके अच्छे बर्ताव हैं, इसका मतलब है कि आप सब हैं, सिविलाइज्ड हैं, महज़िब हैं। लेकिन अगर उनके साथ आप इसलिए इस आधार पर कि आप मेजॉरिटी में हैं, उनको अगर आप दबाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिविलाइज्ड नहीं हैं। लेकिन ये बात लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आज तक के जो भी बातें अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कही गई कि उनको अपीजमेंट होता है, अगर उनका अपीजमेंट होता तो जस्टिस सच्चर और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, इन दोनों की रिपोर्ट पढ़ ली जाए। वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, और दोनों की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हो सकता है कि आज़ादी के 60 साल या 65 साल जो भी हुए हैं, उसके बावजूद आज इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष रूप से जो मुस्लिम समुदाय है, उसकी आर्थिक, सामाजिक नहीं बना सकते हैं, सुपर पावर नहीं बना सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो इन 20 करोड़ लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। तो ये सब बात मोदी जी सोचेंगे आने वाले दिनों में,
हमें तो इस बात पर शक है, क्योंकि आदमी का माइंड सेट होता है, उनका माइंड सेट है, क्योंकि अभी जो केंद्र में उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया, दिखावे के लिए एक नजमा हेबतुल्लाह जी को मंत्री बनाया और पोर्टफोलियो भी ऐसा दिया जिसका कोई मतलब नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय मंत्रालय उनको दे दिया, जबकि उन्हीं के पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मंत्री बनाया जा सकता था मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन उनको अलग दरकिनार रखा। तो इतना बड़ा मंत्रिमंडल बना, इतना बड़ा देश है, 20 करोड़ की जिसकी आबादी है, आप उसको दिखाने के लिए भी आप मंत्रिमंडल में नहीं लेने को तैयार हैं, आप उसको कहीं मौका देने को तैयार नहीं है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि हम जो है सबका साथ और सबका विकास? तो ये जो झूठा नारा है, इस नारे में कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर सबका साथ होता तो वो दिखाई पड़ता कि 282 में कम से कम दिखाने के लिए भी अगर 10-20 मुस्लिम जीत कर आते तो हमको ये कहने का मौका होता कि हाँ, अब ये भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी का रूप धारण कर रही है। तो महाराष्ट्र में अगर यही सिनेरियो रहा तो महाराष्ट्र में भी वही कार्ड चलेगा। तो बिल्कुल, हर जगह वही अगर इस कार्ड तरह का चलेगा। कार्ड चलना है तो हम MNS के भरोसे, हम इनकी ना इत्तेफाकियों के भरोसे कैसे निकाल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को देखिए 15 साल यहाँ भी सरकार रही है कांग्रेस एनसीपी की, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रही, जिसकी वजह से आज हम जनता में अपनी जगह नहीं बना पाए और या तो उनका विश्वास नहीं प्राप्त कर पाए, और ये हमारी कमज़ोरी रही है, इसको मानना चाहिए। और जो भी हमारे पास वक्त है उसको रिपेयर करने का, वो रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो ये बात सही है कि चुनाव के समय में फिर वही तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, उसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और जो हम और आप हैं वो देखते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कामयाब हो जाएगी। तो इसे अपने स्तर पर, अपनी पार्टी के स्तर पर, अपने सहयोगियों के स्तर पर किस तरह से बचाने की जुगत लगा पाएंगे आप लोग? देखिए, सत्ता में बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है, तो जोड़ करके आप सत्ता में बने रहें, आप अपने प्रिंसिपल से ना हटें। प्रिंसिपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पावर। जिस दिन आप ये तय कर लीजिएगा कि हम अपने सिद्धांत से नहीं हटेंगे, चाहे इसमें हम हारें या जीतें, तो मैं समझता हूँ जनता आपके पीछे खड़ी रहेगी। एनसीपी ने अपने मंत्रियों को, राज्य के मंत्रियों को भी लोकसभा के चुनाव में उतारा, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में क्या एक संदेश नहीं गया होगा जनता के बीच में कि इन्हें रास्ते पर लाया जा सकता है, नाराजगी उनकी सरकार के प्रति होगी? नहीं, इसका मतलब है कि जनता से जो हमारा संबंध होना चाहिए, हमारे मंत्रियों का होना चाहिए, वो नहीं था, वरना ये दुर्गति नहीं होती। अगर हम जनता के साथ हमारा जुड़ाव रहता तो चाहे कितनों भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की झूठे प्रचार होते, हम उसको काउंटर कर सकते थे। सुप्रिया जी ने, अशोक चौहान जैसे लोगों ने, अन्य लोगों ने, आपकी अपनी पार्टी के चार सांसद आए यहाँ से, तो ये संपर्कों का ही रहा होगा? बिल्कुल, उनकी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोग जनता के संपर्क में रहे। चूँकि हमने भी जो इस बार हम चुनाव जीते इस आंधी और तूफान में, जी, इस आंधी तूफान में आपका निकलना तो एक तो चमत्कार ही था। बिहार जैसे राज्य बिहार से, जैसे इलाके से, तो मैंने महसूस किया कि लगातार वहाँ की जनता के साथ, वहाँ के लोगों के साथ मेरा जुड़ाव रहा, मेरा संबंध रहा। और हम हारने के बाद भी, उस क्षेत्र से हम 2 बार चुनाव हारे, लेकिन हारने के बाद भी हमने जनता को नहीं छोड़ा और उनके साथ लगातार अपना संपर्क बनाए रखा, और जिसके कारण आंधी तूफान में भी लोगों ने 1,15,000 वोटों से मुझे कामयाब बनाया। कहते हैं कि ये महाराष्ट्र की पार्टी है और बिहार से तारिक अनवर साहब का जीत कर जाना, तो उसी तरह हमारे एक MP लक्षद्वीप से जीत कर आए हैं, लक्षद्वीप से भी जीते फैसल साहब, वो भी यंग है, नौजवान है, और पिछले 5 साल उन्होंने बहुत काम किया। 2 बार मुझे भी ले गए वो लक्षद्वीप, तो मैंने देखा कि उनका जनसंपर्क काफ़ी अच्छा है। ये टिप है आपकी अपने नेताओं को कि जनता के बीच में जनता से आप जहां अलग हुए तो फिर जनता भी आपको उसी तरह अलग कर देगी, इसलिए आपको उनके बीच में रहना है, उनके दुख और सुख में साथ रहना है,
तभी ताकि उनको ये इस बात का विश्वास हो कि आप हर तरह से उनके साथ हैं। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पहल करेंगे जो इनके बीच की खटास है? देखिए, ऊपरी स्तर पर नजर नहीं आती, बड़े नेताओं के बीच में संबंध इतने प्रगाढ़ हैं और वो उन चीज़ों को समझते हैं कि हमारी दूरी का फायदा दूसरे दलों को मिल रहा है, तो उन चीज़ों को बिल्कुल ये समझना तो चाहिए। ये जमीन के नेताओं को, विधायक स्तर के नेताओं को, जिलाध्यक्ष, जिला स्तर के नेताओं को ये क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए और इतने बड़े जिसको कह सकते हैं सेटबैक के बाद, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हम लोगों के लिए सेटबैक ही है और ख़ास तौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और वहाँ कांग्रेस से मात्र 2 लोकसभा की सीट जीते, तो ये तो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर पूरा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमसे किसी तरह से इस चुनौती को पार ले गए तभी सरकार आ पाएगी, वरना फिर बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो भी समय है, एक तो एनसीपी और कांग्रेस के बीच में एक विश्वास होना चाहिए आपस में, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को शक की नज़र से देखेंगे और एक दूसरे का पैर खींचते रहेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। तारिक साहब, चूंकि चुनाव आएंगे, चुनाव के दौरान आपका लगातार आना रहेगा और इस विषय पर भी हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे, आपसे बातें, आपकी जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ेंगी तो हम आपके ज़रूर संपर्क में रहेंगे। आज आप आए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें छूटी हैं, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे तारिक अनवर साहब, जिनका स्पष्ट मानना है कि इतना आसान नहीं है आगामी चुनाव का महाराष्ट्र में निकाल पाना। इसके लिए ज़मीनी स्तर के नेताओं को ज़मीनी स्तर के मतदाताओं से भी संपर्क साधना होगा, तभी, वरना देर हो जाएगी और फिर हाथ मलते रहना होगा आघाड़ी सरकार को। फिलहाल के लिए मुझे और तारिक अनवर साहब को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए 11 न्यूज़।